जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 23 अप्रैल रविवार। यूपीएससी प्रीलिम को 40 से भी कम दिन बाकी हैं और मार्च महीने का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन लॉन्च हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो काफ़ी लेट चल रहा है कि पिछले महीने का इस महीने की 23 तारीख को तुम डाल रहे हो। उसका कारण ये है कि जो दो कंटेंट राइटर काम करते थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो सरकारी एग्ज़ाम की कुछ तैयारी के लिए उनको जाना था। फिर एक तीसरे भाई थे, वो पैटर्निटी लीव पे चले गए। अब जो नए उनके एवज में रखे हों लोग तो उनको ट्रेनिंग देने में टाइम जाता है, तो इट इज़ लेट। तो इसे हमारी तरफ से आप आलसीपन या बहुत हवा में उड़ रहे हो और तुम्हारा ध्यान नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। कोशिश रहती है, फायर फाइटिंग चालू। ये पूरी मैगजीन का बिहाइंड द सीन आपको देखना हो, मेरी एक अलग चैनल है डेली करंट पी, पूरी उधर देख सकते हैं कि कैसे इसकी क्वालिटी कंट्रोल पे हम कोशिश करते हैं। खैर, ये जो मंथली मैगजीन है मार्च महीने की, ये इसलिए भी खास है। नॉर्मली आप देखते हैं मंथली मैगजीन मतलब 100 से ज़्यादा पेज होते हैं, इस बार सिर्फ 70 पेज के आसपास ही है। और उसमें भी आप ये इंडेक्स और मॉक क्वेश्चन और एडवर्टाइजमेंट निकाल दो तो शायद 60 पेज ही हो। क्यों? काम चोरी की है? नहीं। उसमें भी ये है कि मैंने बहुत सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स को डिलीट करवा दिया। फॉर एग्जांपल, एलआईसी ने अदानी में पैसा इन्वेस्ट किया और वो डूब गया। तो अब वो ऐसा न्यूज़ है कि समझो हमने इससे पहले फरवरी में जब अदानी के शेयर के प्राइस क्यों गिर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग का मामला वो देखा, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जिसने इन्वेस्ट किया तो उसमें पैसा तो अटकेगा। तो हर एक ऐसी बॉल बाय बॉल कमेंट्री लिखते रह करके 100 पन्ने नहीं बन रहे, खासकर तब जब अब प्रीलिम्स को हार्डली 40 से कम दिन बाकी हो, तो जल्दी से काम निपटना चाहिए पढ़ाई लिखाई। सेकंड, मार्च महीने में भी ये सेम सेक्स मैरिज को वैलिड किया जाए कि नहीं, उसकी कोर्ट में जिरह चल रही थी, लेकिन उस आर्टिकल वो आधा बना था, फिर मैंने उसको पोस्टपोन करवाया क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल महीने में भी सुप्रीम कोर्ट के उस पर ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, तो इस महीने का भी मैगजीन आएगा उसमें वापस वो टॉपिक रिपीट होगा। तो दो दो बार क्यों पढ़ना है, वो इसका आने दो अप्रैल महीने का, तब देख लेंगे। वगैरह बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें रिपीटेटिव या जो ट्रांजिशन में चल रही उसको मैंने उसमें रखा नहीं। ग्लोबल कुछ रिपोर्ट भी आते, दो दो लाइन में निपटा दिया, उसकी एक एक पन्ना भर के पीएचडी करनी नहीं, वगैरह वगैरह। सो देयर फॉर इट इज़ मच कॉम्प्रेस्ड। तो ये भी काम चोरी है ऐसा नहीं है, वो इस लॉजिक के साथ बनाया गया है। खैर, अभी हम इस मंथली मैगजीन में क्या क्या टॉपिक्स थे उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। अब मैं इसके लिए एक्सक्लूसिव कोई पावर पॉइंट बना नहीं रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये जो अपनी मंथली मैगजीन है वो खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देखो, ये आपको समझ आ जाए, लेट मी शो यू। तो ये मैगजीन है, ये सीधा आप जाने दो, खुद पढ़ के ही समझ आ जाए, ऐसा ही सब उसके अंदर फोटोग्राफ्स और चार्ट्स और मीम्स वगैरह डाले होते हैं। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, मैं खुद बिजी हूँ इकोनॉमी की विन 23 सीरीज़ के एनुअल करंट अफेयर्स के अपडेट्स, उसका नेक्स्ट लेक्चर बुधवार को होना है और उसकी भी पैरेलल तैयारी चलते रहती। बैकलॉग बाकी भी प्रोजेक्ट का कुछ हो गया था, ईपीएफओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट वगैरह बनाने में। तो ये सब के चलते अब मैं इसका भी पावर पॉइंट बनाने बैठूँ तो समझो ये 3 दिन बाद ये वीडियो आएगा, तब तक तो ये पूरी चीज़ का रेलेवेंस भी बहुत कम हो गया हो पेज व्यू के हिसाब से, जो आप गिनो। तो इसलिए मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता चले ऐसे कुछ टॉपिक थे, बाकी आप आराम से पढ़ लेना। खुद आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म करो, 40 मिनट के वीडियो की इसमें ज़रूरत ना हो। एनीवे, सो विदाउट मच अडो लेट अस स्टार्ट। तो मैं जाता हूँ आईपैड में। ठीक है, तो मार्च 2023 का मैगज़ीन, इसका लिंक डाउनलोड कैसे करें डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी भी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। आपको मैगज़ीन के अंदर कुछ भी गलतियाँ लगे तो ये हमारा ईमेल आईडी है learnersupport.upsc@unacademy.com, इस पर आप बेझिझक हमको मेल करिए। बाकी तो इंडेक्स दिया है। उसके बाद दिल्ली के अंदर ऑफलाइन सेंटर चलता है, उसके अंदर नया बैच शुरू होने वाला है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। शुरू करते हैं पॉलिटी। 2023 में जो भी मुद्दे थे उसको इंटरनली क्लासीफाई किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह। सबसे पहला मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो क्या, 5 जजों की बेंच बनाई जाती है जब संविधान के साथ जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे चर्चा होनी। अभी ये सेम सेक्स मैरिज के बारे में भी कुछ ऐसा बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया वो पूरा टॉपिक मैंने अप्रैल में शिफ्ट किया है, तभी इसको हम देख नहीं रहे। दूसरी चीज़ चल रही थी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, ये कहना क्या चाहता है। सपोज अंडमान निकोबार के अंदर एक जॉइंट कमांड हो कि जहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों यूनिट्स की पूरी गश्त लगती हो, कुछ ऐसा यूनिट या बेस बनाया हो और उनका एक कमांडर इन चीफ हो। अब प्रश्न ये है कि सपोज एक एयरफोर्स का कोई जवान है या ऑफिसर है, उसने कुछ इनडिसिप्लिन किया, इनसबॉर्डिनेशन किया, अपने अधिकारियों की वो बात नहीं मान रहा है, तो उसको कौन पनिश कर सकता है, उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहाँ बैठेगी। तो आपका यहाँ तो एयरफोर्स का है ना, तो ये उसको एयरफोर्स के ऑफिसर पनिश करे। पर तकलीफ ये हो कि वहाँ पर वो हो ही नहीं कोई, उनकी जो टॉप जो भी
हायरार्की होगी, तो वहाँ पर ये जो भी आर्मी का कमांडर इन चीफ है उसी को पावर दिया जाए कि ये भी अगर इनडिसिप्लिन कर रहा है, कुछ करप्शन हो रहा है, कुछ वट एवर एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासन अनुशासन के लिए जो कार्रवाई होती है, मतलब प्रमोशन रोक दिया, डिमोशन कर दिया, सैलरी काट ली, कोर्ट मार्शल करवाया, उसके कुछ पावर्स कमांडर इन चीफ को दिए जाए, इरिस्पेक्टिव कि नीचे कौन सा यूनिट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स कौन है। तो इसके वास्ते बन रहा है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल। अग्निवीर स्कीम आप जानते हैं कि वो आपको जॉब मिले कुछ 4 साल के लिए डिफेंस सर्विसेज में। अब ऐसे लोगों की जब 4 साल बाद नौकरी ख़त्म हो जाए, तो फिर बीएसएफ में जब भी रिक्रूटमेंट हो तो उसमें 10% रिजर्वेशन का लाभ इनको दिया जाएगा, ऐसा भी एक राइट उनको दिया गया है। ओडिशा के अंदर बैकवर्ड क्लास सर्वे करवाया जाएगा। इससे पहले आप याद करो बिहार में भी कुछ ऐसा चल रहा था, तो वही सिमिलर एंगल चल रहे हैं, तो वो पुराना आप देख लेना। फिर एक इंटरेस्टिंग मुद्दा चला, बात ऐसी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज थी और वहाँ कुछ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होने वाली थी। तो उन्होंने नोटिफिकेशन क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती है, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली वीमेन शुड अलाउड टू बिकम प्रोफेसर इन नर्सिंग कॉलेज। तो फिर जो भी मेल कैंडिडेट्स थे जो इस नौकरी की इच्छा रखते थे, वो लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉलेज ने नोटिफाई किया ये गलत है। ऐसा कुछ वो एक्सक्लूसिव फीमेल जॉब टाइप की तो अपने संविधान के अंदर वो वायलेट हो जाएगा। टीचिंग जॉब मेल भी दे सकता है, फीमेल भी दे सकते हैं। सो देयर फॉर नो 100% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज, ऐसा एक मुद्दा चर्चा में आया। मित्रों, सेंसस यानी कि जनगणना हर 10 साल पे होती है। हालांकि कोरोना के चलते सब डिले हो रहा है। खैर, जब भी सेंसस होता है तो उसके ऑफिसर आपको प्रश्न पूछें आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। तो झारखंड के अंदर शेड्यूल ट्राइब समुदाय, वो लोग एक सरना धर्म का पालन करते हैं जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाए, नेचर वर्शिप वगैरह। और उनका ये कहना है कि सेंसस का जब सर्वे हो तो उसके अंदर ये वाले धर्म का भी कॉलम होना चाहिए। उसके बारे में उनकी मांग और आंदोलन चल रहा है। उसके बाद जुडिशल कुछ डिसीजन, राइट्स इशू भी बोल सकते हैं। याद करो मोरबी जो गुजरात में है, उसमें कुछ मच्छू नदी, उस पर एक ब्रिज था, वो टूट गया और बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी। वो ब्रिज को रिनोवेट करने का काम कुछ एक ओरिवा कंपनी को दिया गया था, जिसने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए शायद आपदा हुई। तो हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि तुमने इन सब विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देना होगा। क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या इससे पहले भी कुछ हुआ है? हाँ, उपहार सिनेमा में कुछ हुआ था। फिर आप याद करो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देना पड़े, ऐसी बात थी। सो यस, कोर्ट कैन ऑर्डर दिस, बट जो चैलेंज है कि कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, क्या उसमें विक्टिम की असल सहायता हो सकती है, वगैरह वगैरह। सो दो आर सम इश्यूज और उसके बारे में बातें। आप कहीं इसका सीधा प्रीलिम में सेंस बनता नहीं, डेफिनेटली बनता नहीं है। लेकिन जब आप मेंस में चीज़ें कर रहे हैं और उसमें आप जुडिशरी का महत्व, तो आप सोचिए सरकार को सब उसके भरोसे छोड़ दिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही सब करेगा और जुडिशरी नाम की चीज़ ना हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी फंड में ढेर सारा पैसा दे दे और फिर वो कहे कि नहीं, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, भले मर गए तो वो तो डिजास्टर फंड में से एक एक दो दो लाख रुपए दे दिया तो उसी को आप खुशी मनाओ। सो जुडिशरी इज रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉपर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। तो ऐसे आप मुद्दों के एग्जाम्पल दे देकर, खासकर जब को आप बड़ा सा निबंध लिखना हो, तो ये उपयोगी होता है। तो ऐसी छोटी बुद्धि से आप काम मत करो कि ये तो प्रीलिम का काम करना, ये तो मेंस में सीधा प्रश्न नहीं बनता है। आगे ऐसा एक और मुद्दा, आप जानते हैं अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है। अब उसके लिए बहुत सारे जो किसान हैं, कंपनियां हैं, उनकी ज़मीन का अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन करना पड़े, उधर से नया रेलवे की पटरी बिछानी पड़े। तो कोई गोदरेज कंपनी थी, उसके जो मालिक थे वो कोर्ट में गए। उनका ये कहना है कि जो बुलेट ट्रेन है इसके लिए हमारी ज़मीन का अधिग्रहण या संपादन हो रहा है, लैंड एक्विजिशन, ये गलत है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था, फिर उसको कुछ लीगल राइट बनाया गया था। बराबर, तो ये तो इनका, हाँ तो कोई नहीं, तो लीगल राइट है, हमको प्रोटेक्ट करो। कोर्ट ने मना किया। कोर्ट का ये कहना है कि बुलेट ट्रेन बनाना एक पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित का मुद्दा है, और वो आपका जो प्राइवेट इंटरेस्ट है कि मेरी ज़मीन चली जाएगी, उससे ज़्यादा
बड़ा है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पेंसेशन तो देना चाहिए, मुआवजा देगी आपको कि ये 1 हेक्टर का इतना लाख करोड़ रुपए। बट ये कहना कि गवर्नमेंट आपकी ज़मीन पे प्रोजेक्ट ही नहीं करे, दैट कैन नॉट बी अलाउड। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के या पब्लिक इंटरेस्ट के ऐसे प्रोजेक्ट है उसमें तो काम होगा ही होगा। फिर एक मुद्दा चला कैविएट इन सुप्रीम कोर्ट। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये काम का लगता नहीं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये टिपिकल एलएलबी टाइप की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी चलती है। वो ऐसा कि कोई एक केस चल रहा है, तीसरी पार्टी को लगे मेरे को भी इसमें कुछ बोलना है और वो आके बीच में कुछ अपना ऐड करे, दैट इज़ कैविएट। यार उसके बारे में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड। पर्सनली मुझे वो इतना काम का लगा नहीं, प्रश्न काम का लगा नहीं तो तुम डालते क्यों हो। वो आप जानते ही इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू वाला एक्सपेंड सीरीज चला है, बाकी मैगजीन वाले डाले हम नहीं डाले तो कुछ वो जो बाबू सोना जनता होती है जिनको हमेशा फोमो फीलिंग रहती है, नहीं ये नहीं पढ़ा ये वो, तो खुश रहो बालवीर। ये सब एलएलबी टाइप की बात की है तो भारत के अंदर फॉरेन लॉयर्स भी आ सकेंगे और वो अपने क्लाइंट्स को सलाह दे सकें। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टार्टअप कंपनी है और उसने दूसरी कंपनी के साथ कोई डील के लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाना है, या उसने किसी को जॉब देनी है और जॉब के अंदर सब लिखना हो कि तुम्हारा इतना नोटिस पीरियड होगा, इतना एक्सक्लूसिविटी होगा वगैरह, तो ऐसा सब में वो क्या लीगल कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या कैसे लिखूं, वो सब की सलाह ये लोग दे सकेंगे। लेकिन ये लोग कोर्ट में जाके पेश नहीं हो सकेंगे जैसा कि एक नॉर्मल लॉयर कर सकता है। सो दे कैन कम टू इंडिया एंड डू द थिंग्स बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ और अपीयर इन द कोर्ट। वो सिर्फ ये जो भी है मर्जर एक्विजिशन आईपीआर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग ये सब के काम में वो सहायता कर सकते हैं। हाँ, तो फॉरेन लॉयर्स नाउ अलाउड इन इंडिया ऐसा बोला गया है। वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसका सब टेबल दिया है, आराम से आप देखना। फिर कुछ मुद्दे देखते हैं, फेडरलिज्म एंड फेडरल इश्यूज। तो दिल्ली का अपना अलग चलता है कि हमें ये पावर चाहिए वो पावर चाहिए। अभी सामान्य रूप से एक स्टेट गवर्नमेंट होती तो उनका अपना एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच या यूनिट कुछ होता है, लेकिन दिल्ली के पास शायद वो सत्ता नहीं, या फिर कि उनको और एक्स्ट्रा पावर चाहिए था तो उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया था। फीडबैक यूनिट का काम ये था कि सरकार की योजना और काम की सब फीडबैक ले, पर असल में वो कुछ ऐसा भी करते थे कि करप्ट पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए और फिर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाई जाए। तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये तो आपने एक प्रकार से जासूसी यूनिट या स्टिंग यूनिट जो बनाया वो इलीगल है, आपके पास ऐसा पावर है नहीं। तो इसलिए फिर सरकार ने सीबीआई को बोला इस फीडबैक यूनिट को इन्वेस्टिगेट करो, और इसको हेड कर रहे थे वो दिल्ली के डेप्यूटी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। उनके खिलाफ और भी सब केस चल रहे हैं, पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती है तो ज़्यादा लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन फीडबैक यूनिट ये वाला मामला कुछ जाने लायक था, देख लिया। दूसरी चीज़ चली पॉलिटिकल पेंशन। आप जानते हैं भारत के अंदर जब आज़ादी मिली तो कुछ राजा जो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, तो उनको कुछ प्रीवी पर्स यानी कि आपको हर साल कुछ पेंशन में लाखों रुपए दिए जाएंगे, ऐसी सिस्टम थी। फिर कुछ 70s के ज़माने में सरकार ने उसको बंद करवा दिया क्योंकि संविधान के खिलाफ था और पैसों की भी काफ़ी किल्लत शायद रही होगी। अब लेकिन गुजरात के अंदर ये सिस्टम अभी भी जारी है कि जहाँ पर डांग डिस्ट्रिक्ट जो साउथ गुजरात में है वहाँ के कुछ ऐसे राजाओं को अभी भी पेंशन दिया जाता है, इसलिए वो चीज़ चर्चा में थी। उसके बाद मुद्दा चला रीनेमिंग ऑफ द सिटीज़। फॉर एग्जांपल ओस्मानाबाद को अब से नाम है धाराशिव, औरंगाबाद का नया नाम है छत्रपति संभाजीनगर इत्यादि, इलाहाबाद तो प्रयागराज, गुड़गांव तो गुरुग्राम। अब ये सब के बारे में क्या प्रोसीजर है, कैसे नाम बदल सकते हैं, उसकी सब जनरल नॉलेज दी, आराम से पढ़ लेना। फिर एक मुद्दा चला वन नेशन वन चलान इनिशिएटिव। ये कुछ ऐसा है, सपोज हरियाणा से कोई गाड़ी गुजरात में आए और ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहना था, मोबाइल पे बात कर रहा था वगैरह। आप कहेंगे वो तो ट्रैफिक जंक्शन पे आजकल वो होता है सीसीटीवी कैमरा से नंबर प्लेट पढ़ लेगा और उसको नोटिस जाएगा, दैट इज़ करेक्ट। पर सपोज ये गुजरात ट्रैफिक पुलिस के पास हरियाणा की नंबर प्लेट का पूरा वो डेटा हो नहीं, तो प्रोसेस स्लो हो जाती है या शायद काम भी ना करे।
तो ये जो वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव ऐसा कहता है कि ऐसी स्थिति में सपोज कोई आउट स्टेट ड्राइवर आया और जो ट्रैफिक वायलेट कर रहा है, तो गुजरात की ये ट्रैफिक पुलिस वो उसका सब जो भी सीसीटीवी फुटेज की सब नोटिस यूनियन गवर्नमेंट और उसमें उसकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड की जो सारथी पोर्टल या ऐसी कोई संस्था या वेबसाइट है वहाँ पर भेजेंगे। वहाँ से वो क्रॉस चेक होगा, भाई ये ड्राइवर है, ये इसका एड्रेस है, और फिर ऑनलाइन उसका चालान कट जाएगा और उसको सब एसएमएस ईमेल से नोटिस चला जाएगा, तुमने ये नहीं पहना था, तुम्हें इतना सज़ा की पेनल्टी देनी होगी, और वो ऑनलाइन पेमेंट से उसकी जुर्माना भी भर दे। ऐसा सब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और उनकी वाहन और सारथी पोर्टल है वगैरह, जनरल नॉलेज है, आराम से आप देख लेना। उसके बाद इलेक्टोरल इश्यूज के अंदर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, तो उसमें कौन इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन तय करे, तो सरकार खुद के विवेक से वो तय करते थे। अब उसमें तकलीफ क्या होगी कि सपोज 4-5 आईएएस ऑफिसर हैं, तो उसमें कौन सा सीनियर है उसको रखना है, या दूसरा काबिल है उसको रखना है, या जो गवर्नमेंट का यसमैन टाइप का उसको रखना है। दूसरा, इनको कुछ 5-6 साल तक की नौकरी हो सकती है, लेकिन कुछ पिटिशनर का ये कहना था कि नहीं, सरकार जानबूझ के एकदम रिटायरमेंट की करीब हो 2-3 साल वाला, जिसका एज लिमिट क्रॉस होने वाला है, उसी को बना देते ताकि ज़्यादा टाइम वो रह नहीं सके और ज़्यादा पावरफुल बन नहीं सके, उससे पहले उसकी नौकरी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि अब से इलेक्शन कमीशन का जो भी कौन ऑफिसर उसमें बनेगा कमिश्नर, उसके चुनाव के लिए कमेटी बनेगी, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग उसमें होंगे। तो उसका सब जनरल नॉलेज यहाँ पर दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। इलेक्शन के अंदर ही पहले कुछ बात थी कि ओवरसीज वोटर, भारत के नागरिक जो विदेश में गए नौकरी के लिए, जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था ओवरसीज वोटर। शायद बीच में कैमरा बीच बीच में रुक रुक के चालू बंद हो जाता है, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तकलीफ ये, जैसे गर्मियाँ चालू होती है वो कैमरा गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो कंपनी है वो मानने को ही तैयार नहीं कि उनकी तकलीफ है, या इंडिया के क्लाइमेट के अनुकूल वो प्रोडक्ट बना नहीं रहे। खैर, ओवरसीज वाटर, भारत के नागरिक जो विदेशों में रहते हैं और भारत के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़े कि उधर से प्लेन में बैठ के भारत आए और अपने जो भी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोटिंग करे। बट ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सरकार ये सोच रही थी उनके लिए ऑनलाइन पोस्टल बैलेट की कुछ सुविधा की जाए। हालांकि बाद में इसको अभी पोस्टपोन किया, अभी अमल में होने वाला है नहीं, पर चर्चा में था। उसके बाद इलेक्शन के अंदर ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें आप जानते हैं ये जो भी कैंडिडेट है उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र में सब डिटेल देना होता है, मेरा इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है वगैरह, मेरे खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सो ऑन। तो कुछ पीआईएल वालों ने ये कहा कि अगर किसी नेता ने फर्जी एजुकेशनल डिग्री दी है या फिर कि अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही से नहीं बताया है, तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत डिसक्वालीफाई किया जाए, रिमूव हिम फॉर करप्ट प्रैक्टिस। तो इस पर कोर्ट का ये कहना है कि नहीं, वो तो करप्ट प्रैक्टिस बोलना उसको ठीक नहीं होगा, मतलब क्योंकि भारत का वोटर नेता का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो देख के वोट करता नहीं, तो इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि पीपल इन इंडिया यूजुअली डू नॉट कास्ट वोट बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने दे भी दिया तो वो कोई करप्ट प्रैक्टिस न मानी जाए। उसके बाद एमपी लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसमें आप जानते हैं ये जो भी लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ नया बस स्टेशन बनाना है, स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड बनाना है वगैरह काम के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रेकमेंड करेंगे, और 5 करोड़ का सालाना कोटा होता है। अब इसके अंदर भी कुछ इंटरनल कोटे होते हैं कि एससी पॉपुलेशन के लिए इतना पैसा जाए, एसटी के लिए इतना जाए। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब से ये कोटा ख़त्म, लेकिन फिर विरोध हुआ तो सरकार ने कहा हाँ ठीक है, ये वापस इंटरनल कोटा चालू करते हैं। तो असल में हम माने तो टॉपिक हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो रिफॉर्म लिया उसको अंडू कर दिया तो खेल ख़त्म हो गया है। बट खैर, आपके ऑब्जर्वेशन के लिए वो सब यहाँ मैगजीन में दिया है।
उसके बाद सेफ हार्बर रूल्स। अब ये भी नेवर एंडिंग स्टोरी है असल में। सपोज सोशल मीडिया में कोई ट्रोलिंग कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, हेट स्पीच डाल रहा है, तो क्या उसके लिए हम मार्क जकरबर्ग को सजा कर सकते हैं, फेसबुक को सजा कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर उसने इनफ क्वेश्चन लिया हो कि जैसे ये ट्रोल का कंटेंट आया तुरंत उसको डिलीट वगैरह कर दिया हो, अगर उसने जिम्मेदारी से अपना काम किया हो, तो फिर उससे सज़ा नहीं हो सकती। उस चीज़ को हम कहते हैं सेफ हार्बर रूल्स। तो ये आईटी एक्ट 2000 उसको बदल के कुछ नया डिजिटल इंडिया एक्ट बने और उसके अंदर इसके नियम हों, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती है। आपके ऑब्जर्वेशन के लिए डालिए, बाकी ये भी जब बनेगा तब हम देखेंगे। उसके बाद कुछ कैनाबिस एंड ओपियम। कैनाबिस मतलब ये वीड वगैरह, उसका भारत में उगाना गैर कानूनी है। हालांकि अफीम यानी ओपियम उसको इंडिया में उगा सकते हैं, पर सरकार की परमिशन के बाद, और उसके कुछ मेडिसिनल उपयोग भी होते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा थी। उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए गए हैं, तो उसका आप लाभ उठाइए। मित्रों, अगर आप लोग 2023 की प्रीलिम को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें ये जो भी 100 क्वेश्चन वाली जो फुल लेंथ टेस्ट होती है, उसका अनअकैडमी ने आयोजन किया है। दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना, पुणे, वहाँ ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। 29 अप्रैल मेरे ख्याल से सैटरडे है, तब ये होने वाला है, सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। जीएस का पेपर सुबह 9:30 बजे, सी सेट का 12:30 बजे। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। वैसे इकोनॉमी में कुछ नया था नहीं, जो हम पहले ही देख नहीं चुके, पर आपको दिल की तसल्ली चाहिए और मैगजीन में डालो नहीं तो फिर की सुना सुना लगता है, इसलिए डाला। ज़्यादातर चीज़ें तो हमने ऑलरेडी अपनी ये Win23 सीरीज़ के अंदर हम पढ़ चुके हैं। Win23 सीरीज़ क्या है तो मैं आपको बताऊं, पर पहले टॉपिक ख़त्म करें। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हाँ, तो वो ऐसा कि मुकेश अंबानी को लोन में पैसा चाहिए, बैंकर के पास जाता है। अब बैंकर नॉर्मली क्या करेगा, डिपॉजिटर का पैसा लोन में देगा, पर कुछ बार मुकेश अंबानी को बहुत बड़ी लोन चाहिए और उतना पैसा बैंकर के पास है नहीं, तो आप कहें वो जाके रेपो लोन ले ले। पर रेपो लोन आप जानते हैं आजकल महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई रेपो लोन को काफ़ी महंगा कर रहा है। तो बैंकर मार्केट में अपने नए शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और उसकी मदद से पैसा ला के मुकेश अंबानी को लोन मिले, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में एक मुद्दा था, हार्ड लैंडिंग वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग। ये इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया अपने यूट्यूब पे, और ये फ्री अपनी एनुअल सीरीज चले Win23 सीरीज, उसमें भी पढ़ा दिया है। बात ऐसी है, महंगाई से लड़ना है तो आरबीआई ने लोन महंगे करने चाहिए, लोन इंटरेस्ट इंक्रीज करने चाहिए, लेकिन फिर पब्लिक शॉपिंग कम करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो जीडीपी ग्रोथ भी गिर जाएगा। तो अगर आप अचानक से लोन बहुत महंगे कर देते हैं तो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। मतलब जैसे स्पाइडरमैन नीचे गिरा और उसकी टांग ही टूट गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड लैंडिंग। लैंडिंग मतलब प्लेन जो लैंड करता है, तो धीरे नहीं, थपाक से पैर तोड़ दिया अपना। तो क्या करना चाहिए, लोन इंटरेस्ट को धीरे धीरे महंगे करने चाहिए वाइल फाइटिंग द इन्फ्लेशन, ताकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे फॉल करे। तो अगर ऐसा किया जाए उसको हम क्या कहें, सॉफ्ट लैंडिंग। तो चर्चा में था ये, आप खुद से पढ़ो ये 1 2 3 4 5 नंबर, तो भी समझ में आ जाए, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस। फिर एक मुद्दा चला, स्विट्जरलैंड में डिजिटल करेंसी का रेफरेंडम, ये क्या कहना चाहता है। देखिए, नॉर्मली तो कोई भी देश का सेंट्रल बैंक करेंसी को प्रिंट करता है फिजिकल स्वरूप में, लेकिन आजकल नया चल रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब उसको डिजिटली जारी कर दो, डिजिटल करेंसी। तो स्विट्जरलैंड की जनता को ये चिंता है कि ये तुम डिजिटल करेंसी के जोश में आके ऐसा ना करना कि जितना पैसा छाप रहे हो तो 0% फिजिकल डालो और 100% डिजिटल डालो, क्योंकि फिर आप जानते हैं अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो फिर पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाए। इसलिए स्विट्जरलैंड की जनता ये कह रही है कि वी डू नॉट वांट स्विट्जरलैंड टू हैव 100% डिजिटल करेंसी। कम से कम सपोज 20% 30% तो फिजिकल कैश छापना ही चाहिए। और इसका निर्णय लेने के लिए स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह होने वाला है। ऐसे रेफरेंडम पहले भी हो चुके जहां पब्लिक खुद से ही। It doesn't look like you have an app named Temple Kita Public.
तो अलग अलग समय पर ऐसे और भी रेफरेंडम किस किस देश में हुए थे उसकी सब जनरल नॉलेज आपके मैगजीन में दी है। सिटी बैंक ने अपने कुछ बिजनेस यूनिट एक्सिस बैंक में मर्ज किया, हालांकि वो बैंकिंग जनरल नॉलेज है, आईएएस एग्जाम में उसकी उपयोगिता कम ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है। आरबीआई का 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम, अब ये सब में होगा क्या, वो जाके सब्सिडी देगा उधर सब पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस और डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, ऐसी बोल बच्चन चल रही है। फिर शेयर मार्केट के अंदर सिंडिकेट लोन फैसिलिटी क्या, तीन चार बैंक एनबीएफसी वाले मिलके किसी एक को लोन दे दे तो सिंडिकेट लोन बोलते हैं। एसबीआई ने ऐसा कुछ पैसा जमा करके सोशल प्रोजेक्ट के लिए लोन देंगे, ऐसा सब चर्चा में थे। फ्रंट रनिंग, फ्रंट रनिंग कुछ ऐसा है, मान लीजिए मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे पता है ये म्यूचुअल फंड में हमने डिसाइड किया है कि हम जाके रिलायंस के शेयर खरीदेंगे, जिसका भाव सपोज अभी 2000 चल रहा है। अब म्यूचुअल फंड वाले तो स्वाभाविक है करोड़ों रुपए के शेयर एक साथ खरीद लेंगे, तो जैसे ही वो खरीदेगा तो रिलायंस की डिमांड बढ़ जाएगी और इसका प्राइस बढ़ के 2500 हो जाए। तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से, मैं जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूँ, अपने पर्सनल अकाउंट से एडवांस में रिलायंस के शेयर खरीद के रखूँ, ताकि जब म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऑर्डर 100-200 करोड़ का मैं डालूँ तो अपने आप उसका भाव बढ़ जाए और वो 2000 का माल मैं खुद के ही म्यूचुअल फंड को 2500 में बेच दूँ, ऐसी कुछ बातें, उसे हम कहें फ्रंट रनिंग। अब उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर की कुछ ब्रोकर के साथ मिली भगत हो वगैरह वगैरह, अब पूरा एग्जैक्टली मोडस ऑपरेंडी क्या है हम समझने नहीं बैठेंगे, एक दो लाइन में पता होना चाहिए, जान लिया। फिर ऐसी तरह से क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, सब जैसे वो है एक जीरोदा, भाई पैसा वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, आप वहाँ पर अकाउंट खोलते हैं और फिर आप वो उसको एक ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी होती है जहाँ पर आप अपने शेयर के बाइंग सेलिंग के सब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे जो जो हैं उनको कुछ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर ऐसी सेबी ने रेगुलेशन के लिए उनको रजिस्टर कराया है, उस पर और नियम लगे वगैरह बात है, ये भी एक दो लाइन में ही समझना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद डिजिटल पेमेंट में एक और मुद्दा रहा, मनरेगा स्कीम, आप जानते हैं कि 100 दिन के लिए गांव वालों को रोजगार मिलेगा, तो फिर स्वाभाविक है उसको सैलरी या पेमेंट भी मिलता होगा, वो उसके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, डीबीटी होता है, आप जानते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करोगे, उसके लिए एनपीसीआई ने दो सिस्टम बनाए थे। एक था नाज, कि जिसमें सीधा इसका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आधार के साथ लिंक हुआ हो ना हुआ हो वो कंपलसरी नहीं था। और दूसरा था आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, कि जिसमें उसका आधार कार्ड वेरीफाइड हो, उसके साथ जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट हो, उसी में पैसा ट्रांसफ़र हो। तो सरकार ये सोच रही थी कि अब से सारा जो भी नरेगा के पेमेंट जाने हैं वो ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम वाले जो भी उसका प्लेटफॉर्म है, मैकेनिज्म है, उसी से जाए। लेकिन उसमें तकलीफ, कुछ गांव वालों के आधार कार्ड नहीं है या फिर कि बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए कहा कि पुराना भी चालू रखते हैं, नाच भी, और ये मतलब बात ऐसी करी उन लोगों ने। पहले ये प्लान था कि अब से नाच नहीं सिर्फ एबीपीएस से काम करें, पर फिर धमाल हुई तो कहा ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, यानी हम क्या कहेंगे मिक्स्ड पेमेंट सिस्टम जारी रहेगा, जिसका इससे कर रहे तो इससे, इससे चले तो भी चले। सो दैट इज दिस पेमेंट, मनरेगा पेमेंट। दूसरा है कि इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि पान कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है और आधार कार्ड जो कि यूआईडीएआई नाम की संस्था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के नीचे की स्टैट्यूटरी बॉडी है वो जारी करती, तो इन दोनों को लिंक करना होगा और उसकी कुछ आखिरी तारीख बोली थी 31 मार्च 2023। हालांकि जैसा पहले भी कई बार हो चुका है वापस से इसको पोस्टपोन कर दिया कि वो अक्टूबर नवंबर कभी में करना, तो ये तो मतलब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री हुई। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ क्राइसिस देखे तो अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली बैंक था, डिपॉजिटर का पैसा लिया और फिर वो उसने लोन में इन्वेस्ट किया होगा या कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा। अब जो सिलिकॉन वैली में ने कुछ बॉन्ड्स खरीदे थे उसकी बाद में यील्ड चेंज हो गई, जिसके चलते इसका कुछ प्रॉफिट लॉस में तकलीफ आ गई और सब पैसा अटक गया या जो भी। तो डिपॉजिटर पैनिक हो गए कि ये तो बैंक डूबने वाली है और सारे डिपॉजिटर एक साथ आ जाएंगे कि हमारा पैसा वापस करो अभी के अभी, तो उसे हम कहते हैं बैंक रन। और उसको निपटाने के लिए एसवीबी के पास ही ना पैसा ना हो और सब क्राइसिस हो जाए। एग्जैक्टली क्या हुआ था बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में, उसका यील्ड चेंज हुआ तो उसको कैसे तकलीफ हो गई, वो सब हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे, इतनी सारी मोडस ऑपरेंडी ऐसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन की समझना जरूरी नहीं, सफिशिएंट टू नो कि इसके भी वांदे हो गए, एक और स्विट्जरलैंड की भी कोई क्रेडिट सूज बैंक है उसके भी वांदे हो गए। तो चर्चा में भारत को क्या तकलीफ हुई, तो भारत के कुछ स्टार्टअप कंपनियों के मालिकों ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था तो उनका भी पैसा
अटक गया है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो आप जानते हैं बैंक जब डूबता है तो DICGC नाम की संस्था, भारत होता तो 5 लाख तक का डिपॉजिट का पैसा वो रिफंड करवा देती। तो सिलिकॉन वैली बैंक के केस में अमेरिका में भी ऐसी DICGC जैसी संस्था होगी, वो कुछ ना कुछ पैसा देगी, बाकी उनकी अमेरिकन सरकार उसको रेस्क्यू करने के लिए बेल आउट पैकेज देगी वगैरह, बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलते रहती। आगे बढ़े तो पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और ऑनियन के प्राइस गिर रहे हैं वगैरह, वो तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से चलता है। दिस इज बॉल बाय बॉल कमेंट्री। मकानों के भाव कितने कम ज़्यादा हो रहे हैं उसकी भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री। असल में हुआ ऐसा कि आप जानते हैं कोरोना के बाद RBI ने लोन काफ़ी सस्ते करवा दिए थे, उसने CRR कम किया था, रेपो कम किया था, और अमेरिका से भी क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे ढेर सारा पैसा भारत में आ रहा था। तो उसकी मदद से कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत सारा पैसा रियल एस्टेट में डालने लगे, तो मकानों के भाव बढ़ते हैं। हालांकि अभी महंगाई से लड़ने के लिए वापस लोन महंगे किए जा रहे हैं, लेकिन समझो कि जो आदमी पहले ही 5 करोड़ में बंगला खरीद के बैठा, तो वो तो अपना भाव सस्ता करेगा नहीं। तो भले अब RBI लोन महंगे कर दे, तो सामने वाली पार्टी खरीदे कि नहीं खरीदे, पर वो पार्टी ये तो देखें महंगाई की सस्ता, तो सस्ता तो होना से रहा। सो दैट बॉल बाय बॉल कमेंट इज गोइंग ऑन। उसके बाद स्टार्टअप्स के अंदर नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टार्टअप वाले आजकल खेल कर रहे हैं असल में पॉन्जी जैसा लगता है मुझे। वो कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पॉन्जी स्कीम क्या होती है, इसकी टोपी उसके सर पे, कि मैं आपको कहूँ आप मुझे 100 रुपये दे दो, और आप दो दूसरे यूज़र को लेकर वो भी मुझे 100 रुपये दे दें, और फिर मैं आपको 20% बोनस दूंगा, और नीचे से जितना आएगा उसमें भी आपको 20% बोनस मिलते रहे। तो इस टाइप का जो पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम चालू किया जाए, दिस इज़ अनसस्टेनेबल, कि जब यूज़र नहीं आएंगे नहीं तो वो ढेर हो जाएगा ताश के पत्तों की तरह। तो वो सब होता है पॉन्जी या फिर मल्टी लेयर मार्केटिंग। अब ऐसा स्टार्टअप में क्या और कैसे हो रहा है? तो स्टार्टअप वाले क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, और फिर वो अपना जो भी ऑनलाइन कॉमर्स का साइट खोलते हैं, और फिर कस्टमर को कैशबैक और प्रेडेटरी प्राइसिंग, मतलब बाकी जगह बॉल पेन अगर 15 रुपये में मिलती हो, ये 10 रुपये में मिले, जानबूझ के अपना नुकसान करा के भी दूसरे का बिजनेस बर्बाद करके खुद के कस्टमर एक्वायर करे। फिर कह देखो हमारे तो हर महीने 1 लाख नए कस्टमर आ रहे हैं, और हर एक आदमी कम से कम 100 रुपये का माल खरीद रहा है, तो हमारा तो उस हिसाब से जो भी 1 करोड़ का हमारा तो वैल्यूएशन है। फिर दूसरे इन्वेस्टर और आ जाएंगे, हाँ भाई ये तो जोरदार कंपनी है। तो वो सब क्या असल में हो रहा है, ये इसकी टोपी पहना, इसकी टोपी, लाइक दैट इट इज़ गोइंग ऑन। तो नारायण मूर्ति का ये कहना है कि ये तो बिजनेस सस्टेनेबल कहाँ है, ये तो एक जात का पॉन्जी स्कीम है, इसकी टोपी उसके सर पे। इससे पहले भी ऐसी वैल्यूएशन गेम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे भी RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं यही मामले को। पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेंड शोरिंग, शोर मतलब वो जो भी बंदरगाह और अपना किनारा, तो फ्रेंड शोरिंग क्या, आपने सब दोस्त बना लो बाकी देशों को और उनसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेस्ट करवा दो, ताकि अमेरिका को जो भी माल चाहिए, चाहे इंडिया से, चाहे अफ्रीका से, चाहे जापान से, उसको टाइम पे मिलता रहे। तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड शोरिंग अप्रोच टू इम्प्रूव एंड डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन, ताकि सिर्फ और सिर्फ चाइना पे या किसी देश पर निर्भर रहना नहीं पड़े। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में खास मुद्दे थे नहीं, पर फिर भी जानने के लिए, परख। मान लीजिए पंजाब के अंदर आप स्टेट एजुकेशन बोर्ड में पढ़ाई करते हो, और मान लीजिए उसमें मैक्सिमम वो 80% ही मार्क देते हो। राजस्थान के अंदर आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दो, मान लीजिए आपको 90% से ज़्यादा किसी को मार्क देते ही ना हो, और फिर CBSE में मान लीजिए 99% भी देते हो, तो ये सब इक्वल नहीं। तो जब आप कॉलेज एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका नंबर नहीं यार, तकलीफ हो। तो ये जो परख नाम की बॉडी होगी, वो तय करेगी कि पूरे भारत में ऐसी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसकी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी क्या होनी चाहिए, और पेपर इवेल्युएशन के गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, कि बेस्ट आंसर तो उसका इतना मार्क, एवरेज का इतना, एवरेज का इतना, ताकि हर एग्ज़ाम बोर्ड में दैट्स देर इज़ सम पैरिटी। तो ऐसे उनकी उद्देश्य है, उसके ऊपर काम चल रहा है। नाक की कंट्रोवर्सी, वो नाक मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, वो सब कॉलेज में कितना अच्छा फैसिलिटी है उस हिसाब से ABCD ग्रेड देते थे। अब उस पर आरोप क्या लगा होगा कि पैसा लेके कॉलेज का, भले उसमें फैकल्टी ना हो, लैब ना हो, फिर भी उसको अच्छा अच्छा ये ग्रेड दे दिया जाए, ताकि वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो तो स्टूडेंट को लूट सके फी में वगैरह। तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी नॉट इंपॉर्टेंट, बट थियरी इसकी पता होनी चाहिए, अच्छा ये कहाँ पर काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं वगैरह, इधर दिया है। AICTE और UGC और नाक वगैरह में क्या फ़र्क है? एजुकेशन की बात करी तो गिफ्ट सिटी
जो गुजरात में है एक जात का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, या आपका एक जात का फाइनेंशियल एसईजेड है, तो भारत के बाकी के टैक्स के कानून उधर लागू होते नहीं। अब गिफ्ट सिटी के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी को अपना, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है उसे, डाइकिन यूनिवर्सिटी, उसको अपना कैंपस खोलने की छूट मिली। इसका मतलब ये कि बाकी भारत में जो भी कॉलेज हैं उस पर तो यूजीसी के नियम लागू होते होंगे कि वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना ज़रूरी है कि नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस, बट वो सारे नियम इधर नहीं लागू होंगे। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के नियमों के हिसाब से अपना कोर्स चलाएगी। उसके जो भी प्रोफेसर हैं, सिलेबस है, एडमिशन फीस, वो सब स्वतंत्र रूप से वो तय करे। सो दैट इज़ द आइडिया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी उसमें भी ऐसा था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में से कैंपस खोलने की छूट होगी। इससे फ़ायदा क्या है, भारत के जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाते थे उन सबका ब्रेन ड्रेन थोड़ा कम हो जाए, और ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो एक्स्ट्रा हॉस्टल पानी का खर्चा होगा वो भी कम हो जाए। तो उस हिसाब से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह में भी सुविधा हो। दैट इज़ द आइडिया। फिर मुद्दा है हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट तो वैसे पुराना मुद्दा है। वो बात ऐसी, मित्रों, अगर हम एक ग्राफ के अंदर 10 साल, 20 साल, 50 साल का ट्रेंड देखें तो उसको हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। अब सेक्युलर ट्रेंड में यूजुअली क्या होना चाहिए कि इकोनॉमी 10%, 20%, 50% के ग्रोथ से चल रही है, तो हम कहें हाँ हाँ सेक्युलर ट्रेंड इज़ वेरी पॉजिटिव वगैरह। पर भारत के अंदर ये 50, 60, 70s के ज़माने में क्या था, बहुत सारी इकोनॉमी में समस्याएं थी, जो आप क्लास 11 की एनसीईआरटी में देखना, लाइसेंस कोटा, इंस्पेक्टर राज वगैरह। तो उसके चलते अपना ग्रोथ रेट कुछ अच्छा था नहीं, 3%, 4% में हम लोग स्ट्रगल करते थे। तो मतलब उस ज़माने के आप ग्रोथ रेट को कहो कि ये भी लॉन्ग टर्म ही है ना, 50 से लेके 80 के दशक का, तो ये सेक्युलर ट्रेंड है। तो सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा सब हो तो सपोज 5 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन इधर आप पाओ कि हार्डली ये तो 3 टाइम्स ही है। मतलब ये सेक्युलर नहीं, ये हिंदू ग्रोथ रेट है। मतलब छोटा सा ही है, पूरे पाई चार्ट का एक हिस्सा या पूरी साइज का एक हिस्सा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। कोई एक इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्ण, उसने कहा था कि ये जो 3-4% ग्रोथ है ये तो बहुत कम है, तो इसको हम सेक्युलर ग्रोथ नहीं कह सकते, इसको तो हिंदू ग्रोथ कहना चाहिए। ये तो पुराना टर्म है, वापस चर्चा में इसलिए है कि ये जो रघुराम राजन पुराने आरबीआई गवर्नर थे, उनका ये कहना है कि ये इतिहास वापस दोहरा सकता है कि वापस से भारत की इकोनॉमी गिर के 3-4% का जीडीपी ग्रोथ रेट ही आए। उसके कारण क्या, महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई अपने लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। दूसरा, ये जो भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस वगैरह के चलते ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है। तीसरा, क्योंकि लोन महंगे हो रहे हैं तो बिजनेसमैन भी लोन कम ही लेगा, तो नया फैक्ट्री एक्सपांशन के लिए वो इन्वेस्टमेंट में पैसा ज़्यादा लाएगा नहीं। बाहर से भी जो अमेरिका वगैरह से जो एफडीआई एफपीआई का पैसा आ रहा था वो भी कम हो गया। उसका कारण क्या, फेड टेपरिंग। वो क्या था, हमने वो सब पढ़ लिया अपने Win23 सीरीज़ में, वो सब फ्री लेक्चर्स ही चल रहे हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखना। जब पर पूरे साल की इकोनॉमी की हमने सब चीज़ें देखी, उसका भी देखिए। इकोनॉमी के फ्री एनुअल अपडेट्स के लिए मेरी एक Win23 सीरीज चलती है, तो उसमें ये मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, फर्स्ट पिलर इज ओवर, सेकंड पिलर बजट, टैक्सेशन खत्म, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह खत्म हो चुका है। अभी चौथा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उसका 26 अप्रैल मतलब इस बुधवार रात 9 बजे क्लास होने थे। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में ही सब है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। खैर हम वापस आते हैं, तो हम लोग देख रहे थे ये, हाँ, फेयर टेपरिंग वो हमने देखा। उसके बाद ये प्रधानमंत्री जन भारतीय जनौषधि परियोजना, वो ऐसा कि ये सब एनजीओ वगैरह को मदद करेंगे और सस्ते दवाइयों की दुकान खुलाएंगे। वो दो दो लाइन के मुद्दे पढ़ के ख़त्म करो। उसी तरह कुछ एक भी और भी था, ई संजीवनी, जहाँ पर ऑनलाइन आपको सब मेडिसिन और डॉक्टर की जांच का फ़ायदा मिले। फिर एजुकेशन में एक और मुद्दा चल रहा था कुछ, वैसे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका एडमिशन कब होना चाहिए, जब आप 6 साल के हो जाए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे वहाँ 5 साल के बच्चे को भी डाल देते, 4 साल के बच्चे को भी डाल देते। इकोनॉमिक सर्वे ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि आप समझो जो 4 साल का बच्चा है उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना है ही नहीं कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ सके, तो प्रश्न उसको क्यों एडवांस में डाल रहे हैं। क्योंकि जो गरीब माँ बाप है वो क्या सोचेंगे, ये जो मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसको अब से बोलते हैं पीएम पोषण, तो उसमें तो मुफ्त में खाना मिल रहा है, तो घर पे हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो भेजो उसको स्कूल में।
बोल के जल्दी से उसका एडमिशन कराते हैं, पर उस बच्चे की मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, और वो कुछ पढ़ नहीं पाता। फिर आप वो एनजीओ प्रथम का सर्वे आता है, एनुअल असर रिपोर्ट आती है, फिर कहता है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़ पाता। कैसे पढ़े, वो पहले क्लास से उसका तो कमज़ोर है। तो इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कुछ पिलर्स बनाए थे, उसमें ऐसी बात थी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन न दिया जाए। हालांकि फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ ये चल रहा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उसको बोला कि अब से बंद करो, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में मत भेजो। दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट। तो यही फिर कुछ 3-4 MCQ उसके प्रैक्टिस के डाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी खत्म, पॉलिटी खत्म, नेक्स्ट मुद्दा है IR। तो IR में देखिए, जापान के PM भारत की यात्रा पे आए, जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पे आए, तो उन्होंने क्या अग्रीमेंट किए वो सब लिया है। हालांकि MCQ के हिसाब से मुझे कुछ खास दिखा नहीं, पर मेंस के लिए पढ़ लेना। एंटिक्स मतलब अपना ही कुछ मूर्ति वगैरह चोरी करके वो ले गए हो विदेशों में, उसको वापस लाने हो, तो उसके कौन कौन से कानून हैं, उसकी सब सॉफ्ट डिप्लोमेसी चल रही। अमेरिका के अंदर सिएटल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे मनाही होगी। फिर उसके बाद कुछ एक और जॉर्जिया स्टेट था, वहाँ पर लिखा गया कि अब से एंटी हिंदू फोबिया के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे मुद्दे चले। तो द इंक्रीजिंग पावर एंड स्टैचर ऑफ द डायोस्पोरा, भारत के मूल के व्यक्ति जो वहाँ रह रहे हैं उनका भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बढ़ रहा हो, तभी तो ये सब देश या राज्य अमेरिका के हैं वो ऐसे सब नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। सो ये सब हमारा ग्रोथ दिखा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक तोरखाम बॉर्डर है, उस पे जो भी उनकी मिलिट्री और तालिबान का आपस में रंजिश हो गई, तो इसलिए जो भी उनका बायलेटरल ट्रेड चल रहा था वो सब ट्रक को रोक दिया गया, इसलिए वो चीज़ चर्चा में थी। तो हमें तो प्लेसिस इन न्यूज़ के रूप में याद रखना है। उसी तरह ड्यूरंट लाइन, मैगिनॉट लाइन, 38 पैरेलल, फोर्थ, ये सब कहाँ कहाँ है, ये सब जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं कुछ साइंस टेक, और खैर साइंस टेक तो नहीं, वो भी IR का ही मुद्दा था। बात ऐसी है कि ईरान वो अपने सब न्यूक्लियर पावर प्लांट के और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोजेक्ट को वापस ज़्यादा एक्टिव कर रहा है। बहुत ज़्यादा वो अगर उसको एनरिच कर देगा, उसमें से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है, चिंता का विषय। तो उसके आसपास मुद्दे चले, और फिर ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है उसका सब साइंस टेक का माल दिया है, तो आप आराम से उसे देख लेना। फिर अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, वो भी आप देख लेना। बीच में फ्रांस के अंदर काफ़ी धमाल हुई। उसमें बात ऐसी है कि फ्रांस में 62 एज पे आप रिटायर हो जाओ, आपका पेंशन चालू हो। लेकिन फिर सरकार ने पाया कि नहीं, इन लोगों ने जितना पेंशन सब्सक्रिप्शन में पैसा दिया था उस हिसाब से तो सबको हम संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने रिटायरमेंट एज को बढ़ा के कर दिया 65। तो स्वाभाविक है, वहाँ पर जो वर्कर्स थे वो सब धमाल कर रहे थे कि हम ज़्यादा साल क्यों काम करें, हमको तो रिटायर होकर पेंशन के मजे लेने। लेकिन फिर जैसे तैसे करके कानून तो पास हो ही गया, और वर्कर हैं वो भी अब धीरे धीरे वापस काम पे लौट गए। तो वो सब चर्चा में था। नाउ इज दैट रेलेवेंट फॉर अस मित्रों? इकोनॉमिक सर्वे ने ये पाया कि धीरे धीरे विकसित देशों में बर्थ रेट कम हो रहा है। खासकर आप जापान को समझो, तो बुजुर्ग ज़्यादा हैं और नौजवान बहुत कम है। तो एज पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा। तो अब ये सारे बुजुर्ग हैं, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए तो कोई बचा नहीं। तो अगर आप रिटायरमेंट एज बोल दोगे 65, तो फिर समझो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए। तो जापान की सरकार धीरे धीरे कुछ ऐसा कर रही है कि रिटायरमेंट एज बढ़ा के 72 करो, तब तक वो मजदूर ने काम करना ही पड़े। तो भारत में भी हमने रिटायरमेंट एज को बढ़ाना होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया। हालांकि उसने कहा ग्रेडेड अप्रोच होना चाहिए, अभी तुरंत मत कर देना, 15 साल धीरे धीरे करना, और एडवांस में नोटिफाई करना, ताकि उस हिसाब से पब्लिक ने अपने पेंशन के जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें वो एडवांस में कितना ज़्यादा पैसा डालना है, कम पैसा डालना है, वो डिसीजन ले सके। तो चेंजिंग डेमोग्राफी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इसमें सब सोचने लिखने के मुद्दे, खासकर तब जब आप बड़ा निबंध लिख रहे हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये एक दिन में आपको नहीं आएंगी। इसके लिए आपने कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर देखना चाहिए, ऐसे सब इशू देखने चाहिए, इसका मंथन करना चाहिए। ऐसे उड़ा दिया ये तो प्रीलिम का काम का नहीं, मैं तो नहीं, तो छोटी बुद्धि से करोगे तो ये सब जब निबंध लिखने की बारी आएगी तो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा। तो आराम से इसको देखना है, सोचना है भारत में ये कैसे, क्या इसकी आयाम हो सकते हैं, देन इट विल हेल्प यू। फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, जनरल नॉलेज 20 मिनट पढ़ के ख़त्म करो, 40 मिनट वीडियो नहीं चाहिए। फिर विंडसर फ्रेमवर्क, वो कुछ ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील के बारे में चल रहा है, पढ़ लेना। वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन होगा? अजय बंगा, जो वैसे तो इंडिया के है पर अमेरिका के अंदर अभी वो काम करते हैं। वैगनर ग्रुप क्या है? वो कुछ एक मर्सेनरी, मतलब किराए के जो सैनिक होते हैं उसका ग्रुप है। रशिया से पैसा लेके यूक्रेन में कुछ धमाल कर रहे थे ऐसा। और अमेरिका ने अपना एक हार्म एक्ट है, जहाँ
किसी ग्रुप को वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें और उसकी फंडिंग और सब ऑफिस बंद करवा दें ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ये वैगनर ग्रुप भी एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। फिर कुछ एमसीक्यू है प्रैक्टिस के लिए, वो आप देखना। आगे का मुद्दा है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मतलब कोई जंगल है तो सच में उसका संवर्धन और संरक्षण हो रहा है कि नहीं, उसका थर्ड पार्टी से आप कुछ आईएसआई जैसा लेबल लेके आओ, उसको कहे फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, तो उसके अंदर या तो कुछ गड़बड़ हो रही थी या उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा चर्चा में। फिर ये यूएन हाई सीज ट्रीटी, उसकी समिट पहले भी मेरे ख्याल से हुई थी, डिसीजन नहीं आया था, फिर वापस कुछ होने वाली है। हाँ, तो चार्ट के हिसाब से सब रट लेना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मित्रों ये जो भी लायन टाइगर वगैरह हैं, तो भारत ये कह रहा है कि जिन जिन देशों में पाया जाता है हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए। हालांकि अभी बनना शायद बाकी है, पर उसको बनाएंगे और भारत इसकी सब पैरवी कर रहा है। फिर ये डियर पार्क वगैरह चर्चा में हो तो आप प्लेसी से न्यूज़ देख लेना। एक नेगेटिव न्यूज़ रही कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। वो बात ऐसी है कि सपोज अदानी ये कहे कि मुझे ये मुंद्रा में पॉट बनाना है और उसके लिए मुझे 1,000 पेड़ काटने होंगे, तो सरकार कहेगी ठीक है काटो, पर उसके एवज में आप हर एक पेड़ के सामने सपोज 1,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन एक फंड में डाल दो। उस फंड को हम लोग कहेंगे काम्पा फंड। तो काम्पा फंड की कंट्रोवर्सी क्या है, इसमें जो पैसा है उसकी मदद से नए पेड़ लगाने चाहिए, सब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के काम होने चाहिए, लेकिन ये सारा पैसा अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ या बहुत कम यूज़ हुआ है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने कंट्रोवर्सी सब उसको हाईलाइट किया था, इसलिए ये चर्चा में था। मध्य प्रदेश के अंदर एक बक्सवाहा डायमंड माइन है, वहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, गांव वाले प्रदर्शन कर, इसलिए चर्चा में। फिर ये कार्बन सिंक टारगेट वगैरह, ये तो थियरी का मुद्दा है, पढ़ के निपटा लो। फिर तो बॉल बाय बॉल कमेंट ही आती है कि इंडिया इतना कर पाएगा कि नहीं वगैरह। मित्रों वेनिस के अंदर वो नदी जैसा या कैनाल होता है, वहाँ पर बोट में लोग घूमते हैं और फिर वो सब प्यार मोहब्बत के गाने हो, ऐसा बॉलीवुड में आपने देखा होगा। पर तकलीफ ये आजकल वेनिस की कैनालों में पानी ही नहीं बचा, क्यों? क्लाइमेट चेंज के चलते सूखा पड़ रहा है। फिर आईपीसीसी उन्होंने कुछ रिपोर्ट निकाला, उसकी फाइंडिंग, अब हालांकि वो तो वही सब पुरानी बातें होंगी। विस्की फंगस, ये अमेरिका में कुछ ब्लैक कलर का फंगस लग रहा है और उससे हेल्थ को खराबी और सब तकलीफ, तो चर्चा में। एक दो लाइन में याद रखना है कि विस्की फंगस किधर। तो विस्की इसलिए बोला शायद कि वो जहाँ जैक डैनियल नाम की एक दारू की फैक्ट्री है उसके आजू बाजू ये सब पाया जा रहा है, इसलिए विस्की फंगस कहा, और हेल्थ के लिए खतरा है, ऐसी बात है। फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं, आप देखना। उसके बाद का मुद्दा चलता है साइंस, तो उसमें स्पेस टेक, बायोटेक, वेपन टेक्नोलॉजी की बातें थी। एक तो अल्मा टेलीस्कोप जो मेरे ख्याल से चिली में बन रहा है। एम्स संस्था ने फेशियल रिकॉग्निशन का कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे वो आपकी इमोशनल सिचुएशन को, कि आप क्या खुश है, नाराज़ है, क्या चल रहा है, तो साइकियाट्रिस्ट इवेल्युएशन और जो भी डिप्रेशन के मरीजों की ट्रीटमेंट के लिए उसका उपयोग हो सकता है। उसके बाद कुछ मुद्दा चल रहा है कि बायो कंप्यूटर्स और उसको कैसे हम यूज़ करके कंप्यूटर जैसा कुछ काम हो सके या तकनीक, उस पर रिसर्च चल रहा है। फिर मुद्दा था लैब ग्रोन डायमंड्स, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, तो वायरस वगैरह जो भी चर्चा में रहते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से बैक्टीरिया या किससे होता है, पहले कहाँ पाया गया, मलेशिया में पाया, इथियोपिया में पाया, वेक्टर कौन होता है, चमगादड़ से होता है, सुअर से होता है, वो सब पढ़ के देख लेना। फिर कुछ मामला था डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एंड हाइपरसोनिक वेपन्स, मतलब ये लेज़र टाइप का सीधा ही छोड़ दे, या जैसा वो स्टार वॉर और उसमें होता है ऐसा प्यूं प्यूं प्यूं, लेज़र टाइप के हथियार बनाने की, डेवलप करने की हमें ज़रूरत है, ऐसा कुछ चर्चा में रहा। पार्टिकल बीम के हथियार, लेज़र बेस्ड हथियार, उसकी सब थियरी दी है, आराम से देख लेना। फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर आएगा आर्ट कल्चर एंड पर्सन इन न्यूज़। तो संत सेवालाल महाराज जो कि कर्नाटक में थे, उनकी जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। फिर बाबा साहेब आम्बेडकर, तो उनके जीवन के साथ जुड़े जुड़े अलग कि जन्म कहाँ पर हुआ था, बौद्ध धर्म कहाँ अंगीकार किया इत्यादि, वहाँ पर पूरी रेलवे ट्रेन सर्किट टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तीसरा कि ओडिशा के अभी के जो सीएम हैं उनके पिताजी बीजू पटनायक,
वो कुछ एयरफोर्स में थे, उनका एक प्लेन था, उसको रिस्टोर किया गया। फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या महत्व था, वो सब बातें देखना। इंटरनेशनल कल्चर में इजिप्ट के अंदर गीज़ा के पिरामिड, उसमें कुछ नया चैम्बर या सुरंग मिली है, तो प्लेसेस इन न्यूज़। फिर दिस डे इन हिस्ट्री बोल के मार्च महीने के अलग अलग दिनों पर क्या क्या घटनाएं हुई थी वो सब दिया है, आप आराम से उसे जनरल नॉलेज तैयार करना। फिर मुद्दे निबंध। इस बार थोड़ा नया रिफॉर्म ये लिया कि निबंध और एथिक्स के कुछ मुद्दे उसको डाला गया है, आप उसको आराम से देखना। फूड इज़ द मॉरल राइट, हैप्पीनेस इन इंटेलिजेंट पीपल इज़ रेयरेस्ट, ऑल वॉर इज सिम्टम्स ऑफ मैंस फेलियर, वगैरह वगैरह। तो खासकर कोशिश ऐसी है कि ऐसा कोटेशन बेस्ड और वो भी एथिक्स और फिलोसॉफी टाइप के हों, जो कि यूपीएससी में आजकल पूछे जाते हैं बार बार, उसकी कुछ समरी बनाने की कोशिश है। तो आप उसे पढ़ना फ्री टाइम में एंड इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड ओवर दिस थिंग। एथिक्स के अंदर दो केस स्टडी थे। एक तो मुंबई पुलिस में हॉक्स कॉल्स, मतलब फर्जी कॉल कि यहाँ बम रखा है, ये इधर ऐसा हो रहा है। बीच में सलमान खान को भी वो कॉलेज के लड़के कि ये मैं ये गैंगस्टर बोल रहा हूँ और तुमको मार देंगे, तो ये सब से आप कैसे लड़ें उसके बारे में, और ऐसे फर्जी कॉल्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है। इंडियन एक्सप्रेस में बीच में एक अच्छा आर्टिकल था, तो उसकी समरी बनाई है। दूसरा एक मुद्दा चला है एग्ज़ाम पेपर लीक्स। गुजरात में कुछ परीक्षाएं सरकारी होने वाली थी, लीक हो गई, तो भविष्य में ऐसे लीक में सजा होगी। खैर वो तो स्टेट लेवल की बात है, पर हमारे लिए एथिक्स में मुद्दा ये बनता है कि आप इसको कैसे रोकेंगे। सपोज आप ऐसे स्टेट पीसीएस बोर्ड के चेयरमैन है, सेक्रेटरी है वगैरह, तो इसके अलग अलग प्रोविज़न, डिजिटली उसका पेपर का सब सिक्योर तरीके से सर्कुलेशन करवाया जाए, प्रिंटिंग मशीन, सीसीटीवी, एथिक्स वाले लोगों को ही पेपर सेटिंग और चेकिंग का काम दिया जाए, इत्यादि। उसके बाद प्लेसिस एंड पर्सन इन न्यूज़, तो ये तो सब अहमदाबाद की कुछ 612 तो वो कहाँ पर स्थित है, किस राजा ने बनाया, अलग अलग पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह है। लास्टली पिछले महीने की जो मैगजीन थी उसके अंदर कुछ गलतियाँ हो गई थी, तो उसका करेक्शन भी डाला है। हो सकता है इस वाले में भी हो, तो वो लर्नर सपोर्ट डॉट upsc@academy.com ऐसा अपना ईमेल आईडी है, प्रीफेस में दिया है इस मैगजीन के, वहाँ पर आप हमारा संपर्क करें। एंड अपॉलॉजीज फॉर दिस, लेट हुआ उसके लिए भी। कि भविष्य में ध्यान रखेंगे ऐसा बोलना मुश्किल है, क्योंकि समझिए दिसंबर में भी लेट हुआ था, तब भी 2 लोग नौकरी छोड़ के चले गए, अभी मार्च में भी लेट हुआ, राइट। अब नए लोग आए हैं, अब वो कितने दिन टिकते हैं, उसके बाद हो सकता है भविष्य में लेट भी हो सकता है। बट कोशिश हमारी ये है कि क्वालिटी अच्छी रहे, कम पेजेस के अंदर ज़्यादा माल मिले, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज हो। सो द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा और भी कौन कौन सी इवेंट्स होने वाले हैं, तो एक तो आज कोई स्कॉलरशिप टेस्ट था जिसके बारे में मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पेज और टेलीग्राम में डाला था। तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो टेस्ट अगर आप देते तो आपको उस हिसाब से फीस में काफ़ी माफ़ी मिल जाए, ऐसी सिस्टम थी। इकोनॉमी के एनुअल अपडेट का अपना चौथा लेक्चर 26 तारीख बुधवार को होने वाला है, रात 9 बजे। 29 को शनिवार है, तब ऑल इंडिया लेवल की ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फुल एंड टेस्ट सीरीज, 100 क्वेश्चन जीएस के और सी सेट के अंदर जो भी 80 क्वेश्चन या कुछ होता है, अगर आप 2023 को टारगेट करें। एंड लास्टली अनअकैडमी के अलग अलग कोर्सेज पर कुछ सीमित समय के लिए अप टू 50% डिस्काउंट चल रहा है, और उसके लिए कूपन कोड यूज़ करें munal.org। सो दिस इज़ इट, लेट्स क्रैक इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।